धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम, जो पूरी तरह से मैनेजमेंट अकाउंट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत सारे बच्चों ने अपने कमेंट में भी, कोचिंग के भी बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की वीडियो बना दीजिए जिसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम खास करके ही शामिल किया जाना चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट में भी हमारे पास स्पेशली व्हाट्सएप पे मतलब कॉल भी करके और मैसेज करके भी इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक मॉडल पेपर है स्वाति रिफ्रेशर, और इसी से ही हम आपको आज एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम को एक एक करके, न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि इसको फार्मूले के द्वारा किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है स्वाति रिफ्रेशर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, बीकॉम पार्ट 3 स्वाति रिफ्रेशर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो बुक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आधे मतलब 50% के लगभग क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता है कि 50% से ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन रखा जाएगा या कम, ये नहीं मालूम है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट समझा सकें, चाहे न्यूमेरिकल कितना ही क्यों ना हो। इसमें हम जो न्यूमेरिकल जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है रेशो एनालिसिस। तो हम रेशो एनालिसिस की प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रेशो एनालिसिस में कितने न्यूमेरिकल पोर्शंस कवर होते हैं, और उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपको फार्मूले के साथ इसको दिखाते हुए चलेंगे। इन सवालों को आप समझेंगे, समझने के बाद आप इनकी प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये सब थ्योरेटिकल हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ लिखा है इफ़ डिविडेंड पर शेयर ₹100, मार्केट वैल्यू पर शेयर ₹1000, देन डिविडेंड यील्ड रेशो इज। क्या होगा डिविडेंड यील्ड रेशो नहीं मालूम। इसके लिए हमें डिविडेंड यील्ड रेशो का फार्मूला पुट करना होगा। डिविडेंड यील्ड होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस यानी MP इंटू 100। तो यहाँ पर डिविडेंड 100 रुपये का है, मार्केट प्राइस 1000 का है, इंटू 100 करेंगे तो ये 10% आएगा। इनके ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 10% कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि इन तीनों में से अगर कोई नहीं है तो नॉन ऑफ द एबव, ये हमारा जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, यहाँ पर DPS 10 रुपये का है, अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी कि अर्निंग पर शेयर 15 रुपये का यानी 15 रुपीज़ का है। देन डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होगा। डिविडेंड पे आउट रेशो का फार्मूला यहाँ पर लगाना होगा। डिविडेंड पे आउट रेशो इक्वल टू होता है DPS यानी डिविडेंड पर शेयर इंटू 100 अपॉन EPS यानी अर्निंग पर शेयर। 10 रुपये को हम 15 से यानी 10 अपॉन 15 इंटू 100 करेंगे तो 66.67 हमारा जवाब होगा। इस हिसाब से जो आंसर इसमें सही होगा वो होगा B। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस प्रकार से अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो अच्छी बात है, या नहीं है तो आप इस सवाल से भी बहुत अच्छा मार्क ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आपकी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया है 5 टाइम्स, टोटल सेल्स जो है वो है 2 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो 25% है, एवरेज स्टॉक बिल बी, यानी यहाँ पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक मांगने की है। एवरेज स्टॉक या स्टॉक बात एक ही है क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का क्लू नहीं दिया है।
तो जाहिर सी बात है एवरेज स्टॉक ही निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर, कभी भी कोई भी सवाल अगर सॉल्व किया जाए तो उसमें देखना चाहिए जो उन्होंने दिया है, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया है तो हमें इसी के फार्मूले को पुट करना पड़ेगा, तभी बाकी अननोन चीज़ों का पता लग पाएगा। अगर हम स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला रखते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा, तभी COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्राप्त होगा। इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया है। सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला पुट करेंगे, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। सेल इंटू 25% या 25% हम यहाँ पर सेल का काटेंगे तो 50,000 रुपये यानी 50,000 प्राप्त होगा। और COGS का मतलब होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 2 लाख में से 50,000 घटाएंगे 1.5 लाख आएगा। अब हम स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला यही वाला पुट करेंगे। स्टॉक टर्नओवर बुक में दिया है 5 का 5 है, COGS हमने निकाल ही लिया है, एवरेज स्टॉक बच रहा है, एवरेज स्टॉक इक्वल टू होगा 1.5 लाख, तो यही रहेगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा यानी 150,000 अपॉन 5, तो हमारा जो एवरेज स्टॉक है वो 30,000 का प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है इफ़ करेंट रेशो 3:1, क्विक रेशो 1:1, करेंट लाइबिलिटीज 9,000 रुपीज़ का है और लिक्विड एसेट्स की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। अगर इन्होंने क्विक रेशो यानी लिक्विड रेशो दिया है और करेंट लाइबिलिटीज दिया है तो हम आसानी से लिक्विड एसेट्स का पता लगा लेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्विक रेशो यानी लिक्विड रेशो का फार्मूला पुट करना होगा। लिक्विड रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है, तो लिक्विड रेशो 1:1 दिया है तो 1/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 9,000 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर ध्यान से आप देखेंगे तो करंट लाइबिलिटी यहाँ गिवन है 9,000 का, इसको हम नीचे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 9,000 यहाँ पर बहुत ही आराम से आ जाएगा। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल अगर चेक करते हैं तो क्या होगा, आगे तो 26 पे नहीं है, 27 पर है। 27 पे हल्का न्यूमेरिकल पोर्शन है, इफ़ ऑपरेटिंग रेशो इज 80% देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, हमेशा सेल अपने आप में 100% होती है। अगर ऑपरेटिंग रेशो यहाँ पर 80% है तो इसका मतलब COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों मिला के 80% है। तो सेल अगर 100% है तो प्रॉफिट मार्जिन 100 में से 80 को घटा देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बचेगा, जो कि 20% होता है, वो यहाँ लिख दिया हुआ है। तो हमारा आंसर इसमें C होगा। और इसमें हमने जो अभी भी सॉल्व किया है इसका हमने 9,000 बताया तो इसका जवाब 9,000 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, डेटर्स टर्नओवर रेशो दिया है जिसमें कि कैलकुलेट करने के लिए इसको कहा है कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशो, लेकिन जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ओपनिंग डेटर्स है, क्रेडिट सेल भी है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स भी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी है, डिस्काउंट अलाउड भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओपनिंग डेटर्स तो है परंतु क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स को निकालना पड़ेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि क्लोजिंग डेटर्स कहाँ से आएगा। ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल इन दोनों को अगर हम जोड़ दें और उसमें से गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, कैश रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और डिस्काउंट अलाउड ये घट जाएंगे तो हमारा क्लोजिंग डेटर्स का पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्लोजिंग डेटर्स इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस कैश फ्रॉम डेटर्स, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, गुड्स रिटर्नेड
फ्रॉम नहीं लिखा है, फ्रॉम डेटर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड। हम जो यहाँ पर ओपनिंग डेटर है 50,000 का है, 3 लाख रुपए का वहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट सेल, दोनों को जोड़ देंगे और गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स और कैश फ्रॉम डेटर्स और डिस्काउंट अलाउड, इन तीनों को घटा देंगे तो 60,000 का जो क्लोजिंग डेटर्स है वो आ जाएगा। एवरेज डेटर के लिए ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 होता है, तो 50,000, 60,000, 60,000 को 2 से डिवाइड करेंगे जोड़ के, तो 55,000 का यहाँ पर एवरेज डेटर आ जाएगा। क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्रेडिट सेल जितना टोटल दिया है उसमें से सेल्स रिटर्न यानी गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, जो हमारे कस्टमरों ने माल वापस कर दिया है उसे घटा देंगे, तो हमारे पास जो शुद्ध क्रेडिट सेल बचेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशो फार्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, तो आसानी से अब हमारे पास क्रेडिट सेल ये रहा, एवरेज डेटर्स ये रहा, दोनों को डिवाइड करेंगे 5.18 टाइम्स, इसका जवाब है और इसका जवाब है बी। तो यहाँ पर आपने इस सवाल को भी देख लिया, सॉल्यूशन को भी देख लिया। वीडियो लंबी न बने, कोशिश करेंगे 15 मिनट तक जितना सवाल बनेगा हम उतना सॉल्व करेंगे, फिर अगली वीडियो में अगला सवाल लेके चलेंगे जिससे कि आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो। यहाँ पर दिया है इफ़ मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर ₹200 एंड अर्निंग पर शेयर इज 40, देन प्राइस अर्निंग रेशो इज। प्राइस अर्निंग रेशो क्या होगा? अगर हम प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि भाई क्या दिया है। मार्केट प्राइस दिया है, अर्निंग पर शेयर दिया है, पीई रेशो प्राइस अर्निंग रेशो पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशो फार्मूला होता है एमपी यानी मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 200/40 5 टाइम्स का हमारा आंसर होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे 5 टाइम्स ये है, तो इसका मतलब है इस सवाल का जो जवाब है वो ए है। अगले प्रॉब्लम देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज है 30,000 रुपये का, करंट रेशो है 2.25 का, लिक्विड रेशो भी दिया हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास एक बार और भी आ चुकी है, फिलहाल उसमें कुछ और पूछा है, इसमें कुछ और पूछा है। इन्होंने स्टॉक पूछा है कि कितना होगा, तो पहले हम इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। करंट लायबिलिटी 30,000 दिया हुआ है, करंट रेशो 2.25 दिया है, लिक्विड रेशो भी दिया है, स्टॉक भी दिया है। अब हमने इसलिए इसको उतार लिया यहाँ पर जिससे कि मैं आपको यहीं दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर CR इक्वल टू CA/CL, 2.25/1 इक्वल टू CA/CL। CL की वैल्यू 30,000 है। अगर यहाँ पर 3 लाख हो या 30 लाख हो, कुछ भी हो, इस वैल्यू को ही आपको यहाँ रखना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो CA इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 67,500 यहाँ पर करंट एसेट्स प्राप्त होगा। अब हमारे पास लिक्विड रेशो भी दिया हुआ है 1.25, करंट रेशो तो हमारे पास 2.25 ये दिया हुआ है, इसका हम यूज कर चुके, लेकिन अब हम यूज करेंगे लिक्विड रेशो का। लिक्विड रेशो इक्वल टू होता है यहाँ पर जो दिया है 1.25, जिसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब हम 1.25 को यहाँ रखेंगे अपॉन 1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन 30,000, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होगा 30,000 की मल्टीप्लाई 1.25 में होगी, तो 37,500 का लिक्विड एसेट्स आएगा। स्टॉक का फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स निकाल दीजिए, तो 67,000 ये करंट एसेट्स है, इसमें से लिक्विड एसेट्स यानी इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर 30,000 का स्टॉक आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो जवाब है वो है ए। 30 नंबर क्वेश्चन और जवाब है ए। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 31। इफ नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू 1600, क्रेडिटर्स 400, बिल्स पेबल 400, देन क्रेडिटर टर्नओवर रेशो क्या होगा? तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट परचेज है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है,
क्रेडिटर टर्नओवर रेशो नहीं मालूम। तो क्रेडिटर टर्नओवर का फार्मूला होता है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स जो होते हैं वो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स इन दोनों को जोड़ करके ही एवरेज क्रेडिटर्स बनते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1600 को ऊपर रखेंगे और इन दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे। तो इसका मतलब है 800 और 1600, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब 2 टाइम्स हमारा जो क्रेडिटर टर्नओवर है वो आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। तो 33 है, जिसको मैंने बताया अभी कि पीछे वाले क्वेश्चन में करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स को अगर घटा दिया जाए तो स्टॉक आ जाएगा, और ये वही इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स निकालेंगे, 5 लाख में से 2 लाख को, तो 3 लाख आएगा। इसका जवाब ए है। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चन तो इन्होंने ऐसे दे रखे हैं, मतलब उसको वर्बली अगर फार्मूला अगर आपको याद है तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, करंट रेशो है, नेट वर्किंग कैपिटल है 30,000 का और करंट रेशो है 4:1 का। यहाँ बोलते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बताने के लिए कहा गया है। पहले हम इनकी इन्फॉर्मेशन को आपके सामने यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर है करंट रेशो 4:1, वर्किंग कैपिटल यहाँ देखो वर्किंग कैपिटल है 30,000 का, करंट एसेट्स नहीं मालूम। तो जो इन्फॉर्मेशन है करंट रेशो का वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो करंट रेशो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स जो है 4CL यानी कि 4 करंट लायबिलिटी के बराबर आएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा तो CA = 4CL यानी करंट एसेट्स 4 करंट लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी का 4 गुना आएगा। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटाइए। तो यहाँ पर करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 4CL। तो 4CL में से 1 CL घटा देंगे तो यहाँ पर 30,000 की वर्किंग कैपिटल आएगी, क्योंकि फार्मूला वर्किंग कैपिटल का यही है और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये है। 4CL में से 1 CL खत्म हो गया तो 3CL बचेंगे और 30,000 = CL = हुआ 30,000/3 यानी कि 10,000। CA पूछा है तो CA = यहाँ 4CL है, तो भाई 10,000 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 का करंट एसेट्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो इन्होंने पूछा है भाई करंट एसेट्स क्या होगी, तो ये इसका जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में करंट रेशो दिया है 2:5, करंट लायबिलिटी है 30,000, नेट वर्किंग कैपिटल पूछा गया है। यानी क्वेश्चन का जो प्रारूप है करंट रेशो, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल नहीं मालूम है, तो हम करंट रेशो दिया है तो करंट रेशो का ही फार्मूला पुट करेंगे। CA/CL ये है 2/5 हो जाएगा = CA/ करंट लायबिलिटी है 30,000, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5CA = 60,000, तो CA = हो गया 12,000 यानी करंट एसेट्स 12,000 का आया है। अगर करंट एसेट्स 12,000 है तो करंट लायबिलिटी कितना होगा? करंट लायबिलिटी तो है ही 30,000 रुपये का दे ही रखा है। तो वर्किंग कैपिटल होता है CA - CL यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 12,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 18,000 आएगा, यानी इसका जवाब जो है वो डी सही है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 तक हम इस वीडियो में पहुँचे हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे की प्रॉब्लम सेकंड पार्ट में रेशो एनालिसिस के MCQ बेस्ड प्रॉब्लम में आएंगे।